तो आज के सेशन में हम लोग रिएक्ट रिएक्ट के थ्रू एक पेज हम क्रिएट करने वाले हैं, एक वेब लेआउट क्रिएट करने वाले हैं। चलो हम लोग सिंपल स्टाइलिंग रहेगा उसमें, ज्यादा कुछ जावास्क्रिप्ट का लॉजिक नहीं रहेगा उसमें। सिंपल डिजाइनिंग है और किस तरीके से कंपोनेंट का यूज समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो कि हम अपने पेज पे आते हैं तो आपका इस तरीके से आपका वेबसाइट होना चाहिए, एक लेआउट होना चाहिए और प्रॉपर मतलब क्रिएशन रहेगा। ठीक है, इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोग के ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है, जिस जहां तक आज बन सके मैं बनाऊंगी, बताऊंगी आपको बना के, और बाकी बात आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से हमें यहाँ पे हम सब कुछ, सब ये सारे प्रोसेस हमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो प्रोजेक्ट थे, सेकेंड प्रोजेक्ट, जिसमें हमने क्या लिखा है, जो हमारा टाइटल है उसमें लिखा है यहाँ पे रिएक्ट सेशन सेकेंड, और हम किसके लेआउट बनाने वाले हैं, माई ब्लॉग के। तो यहाँ पे हमें टाइटल भी चेंज करना होगा। आप यहाँ पे नेम भी, नेम वगैरह भी, फेवाइकन भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई फेवाइकन नहीं है, इसलिए मैं फेवाइकन को चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज में आना और रिएक्ट सेकेंड सेशन की जगह पे लिखोगे हमारा थर्ड सेशन है ना। ठीक है, तो थर्ड थर्ड के साथ साथ मैं लिख देती हूँ माई ब्लॉग। ठीक है, माई ब्लॉग लेआउट। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये थर्ड मैंने मतलब ऐसे लिखा है ताकि आपको क्लास याद रहे कि जो हमारा कौन सा सेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर टाइटल को कुछ अलग से टाइटल डालना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। वो भी क्या यूज करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप इमेज रख देना, यहाँ पे असिस्ट नाम का फोल्डर बना के एसआरसी के अंदर, और यहाँ पे आप उसका लोकेशन डाल दोगे। ठीक है, तो आपको आइकन भी चेंज मिलेगा। अब देखो, अगर बूटस्ट्रैप यूज करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं भी बूटस्ट्रैप यूज नहीं करना चाहती हूँ, ताकि आपको सीएसएस का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, विदाउट बूटस्ट्रैप हम सीएसएस के थ्रू किस तरीके से अपना वेबसाइट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं पब्लिक फोल्डर को क्लोज करती हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी क्लोज करती हूँ, और पेज में आना तो थर्ड माई ब्लॉग लेआउट करके आपको दिखेगा। हमारा टर्मिनल जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, तो देखो कि हमारा टर्मिनल जो है वो स्टार्ट है, 2000 पोर्ट नंबर पे हमारा टर्मिनल स्टार्ट है। अब आते हैं अपने पेज पे, हम सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स काम का काम होगा। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके जो लेआउट्स हैं उसमें सबसे पहले क्या है, टॉप हेडर है। ठीक है, टॉप हेडर के बाद आपका मेन हेडर है, उसके बाद आपका नैब बार है, इसको नैब बार बोलते हैं। ठीक है, तो नैब बार सेक्शन होगा, और बाकी उसके बाद आपका ये सेक्शन होगा साइड, मतलब मेन कंटेंट का। तो सबसे पहले हम उस सबसे लास्ट में आप देखना कि एक फुटर का सेक्शन है। तो अभी जो वर्क करना है वो हमें सबसे पहले टॉप हेडर पे करना है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स फोल्डर बना लेना है एसआरसी फोल्डर के अंदर। सबसे पहले कंपोनेंट फोल्डर बनाना है, इसके अंदर में अभी हेडर डॉट जेएस करके हमने एक पेज बना लिया है। लेकिन आप मतलब बहुत अच्छे से काम करने वाले हो, सीएसएस का भी होगा फाइल। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको सीएसएस जो है अलग अलग लिखना है, जैसे क्या कि आप एस टी एम, ये जो आप टॉप हेडर बनाओगे उसके लिए अलग से अलग पेज में सीएसएस लिखना चाहते हो, हेडर बनाओगे उसके लिए अलग पेज में सीएसएस लिखना चाहते हो, तब क्या करोगे, तब आप हेडर डॉट जेएसएस बनाने के साथ साथ हेडर डॉट सीएसएस भी बनाओगे। ठीक है, लेकिन मैं सब जितने भी सीएसएस का कंपोनेंट है, जितने भी, उस सबको मैं इंडेक्स डॉट सीएसएस में लिखने वाली हूँ, जो हमारा कॉमन पेज होता है ना। ठीक है, इसमें हम ऐड करने वाले हैं, इसीलिए जो आपके मैंने सबके लिए पर्सनल सीएसएस फाइल नहीं बनाऊंगी, सिंपल कंपोनेंट्स रहेंगे। और एक ही पेज, ये जो पेज है इंडेक्स डॉट सीएसएस, वो हमारे किससे किससे कनेक्ट है, हमारे इंडेक्स डॉट जीएस से, क्योंकि ये आपका, ये सबसे मेन पेज है जहां से आप ऐप नाम के कंपोनेंट को रूट नाम के आईडी पे ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको इंडेक्स डॉट सीएसएस को कहीं लिंक करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप प्रॉपर काम कर सकते हो। तो ऐप डॉट सीएसएस का अगर काम नहीं होगा तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। तो मुझे मेरे पास काम नहीं है, मैंने इसको डिलीट किया है। लोगो डॉट एसवीजी का भी आपके पेज में काम नहीं होगा। आप जब स्टार्टिंग में काम करने आओगे तो वहां पे आपको एक यही रिएक्ट का जो लोगो है वो घूमता हुआ दिखता है, तो इसलिए उसका यूज किया जाता है, मतलब जब आप फोल्डर क्रिएट करते हो। लेकिन अभी काम नहीं है तो अभी आप इसको डिलीट कर सकते हो। बाकी बात किसी को डिलीट मत करना, बस सिंपल हमने लोगो को डिलीट किया है, और ऐप डॉट सीएसएस को काम नहीं था तो उसको हमने डिलीट किया है। और ध्यान देना कि कहीं पे उसका यूज ना हो, तो हमारे पेज में कहीं पे भी उसका यूज नहीं है, तो उसको प्रॉपर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐप डॉट जेएस जो पेज होता है इसमें कंपोनेंट का लिंकिंग होता है। ठीक है, सिंपल आप सारे कंपोनेंट को यहीं पे आके मर्ज करोगे। ठीक है,
तो अभी तो हमने हेडर को मर्ज कर दिया है, तो हमारे पास हेडर है भी। और हम आते हैं सबसे पहले टॉप हेडर के लिए, तो न्यू फाइल क्रिएट करो और लिख दो क्या, सबसे फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, टॉप हेडर डॉट जेएसएक्स। अगर जेएस लिखोगे तो एचटीएमएल का टैग जो है वो डिफॉल्ट नहीं आएगा, ओपन क्लोज करके नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए आप जीएस एक्स रखना ताकि आपका एचटीएमएल का भी काम करेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो फाइल बनेगा वो नैव बार के लिए बनेगा, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे नाम, नैव बार डॉट जीएसएक्स, ठीक है। तो तीन तीन फाइल बन चुके हैं। फोर्थ कौन सा बनाओगे, तो आप मेन कंटेंट के लिए आप मेन कंटेंट बना सकते हो, सबसे लास्ट के लिए फूटर। तो सब मैं पहले फूटर ही बना लेती हूँ, तो फूटर, ठीक है, फूटर डॉट जेएसएक्स। अभी मैं कितना ही पे काम करती हूँ। अब देखो कल हमने क्या किया था, अगर आप एक एक कोड करके लिखना चाहो तो इसके लिए हमें सबसे पहले तीन पार्ट्स में हमारे पेज डिवाइड होते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट आता है इंपोर्ट का। किसको इंपोर्ट करोगे, तो हमेशा रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना। रिएक्ट के बाद आपको बनाना है फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट के लिए आप यहाँ पे फंक्शन लिखना, ठीक है। जिस नेम से आपने पेज का नाम दिया है वही नेम से आप क्या करना, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना, ओके। इस फंक्शन में आने के बाद आपको रिटर्न करना है। रिटर्न मेथड के अंदर में ही आप एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो, रिटर्न मेथड के बाहर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है तो अभी मैं दिखाती हूँ उसको कैसे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप जानते हो कि हमारे रिटर्न मेथड के अंदर में आपको सबसे पहले एक एलिमेंट पास करके छोड़ देना है, इसी के अंदर में सारा काम करना है। क्योंकि हमारे जो जेएस पेज होंगे वो, उसमें आप आपके रिटर्न मेथड के अंदर में एक ही पेरेंट क्लास, एक ही पेरेंट टैग हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल पेरेंट टैग नहीं होगा, इसलिए मैंने ब्लैंक टैग को पेरेंट टैग मान लिया है। इसी के अंदर में हम सारा टैग लिखने वाले हैं। और आपको यहाँ पे एरर बता रहा होगा क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। एरर कहाँ बताता है, आपको नीचे में दिख रहा है। तो क्या बता रहा है कि आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिखे हो, इसीलिए और आपने इस पेज को इंपोर्ट कर दिया है। कौन से पेज में, ऐप डॉट जीएस में इंपोर्ट तो इंपोर्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिखे हो। तो आप क्या करना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख सकते हो यहाँ पे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और जो भी पेज का नाम है, कंट्रोल जेड, डिफॉल्ट, और जो भी पेज का नाम है, क्या नाम था, हेडर था ना, ठीक है। तो उस हेडर को यहाँ पे लिख दो। हमने जैसे ही लिखा, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट हो गया। और यहाँ पे हम बता भी देते हैं कि हम हेडर हैं, तो H1 क्लास, H1 टैग ले लेते हैं और लिख देते हैं कि हम हेडर है, ठीक है। अब हमने प्रॉपर लिख तो दिया है। अपने पेज पे चेक करना तो आपको हेडर लिखता हुआ आएगा, क्योंकि हेडर जो है ऐप डॉट जेएस से लिंक लिंक किया हुआ है, तो ऑलरेडी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हमें करना क्या है, अब आप इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को एक और तरीके से यूज करना चाहते हो, तो आते हैं हम टॉप हेडर। इसमें भी क्या करना होगा, पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो अभी लेटेस्ट रिएक्ट है ना, इसीलिए आपको इंपोर्ट नहीं भी करोगे तो एरर नहीं देगा, लेकिन हमारा डेवलपर का अच्छा सिंटेक्स होता है कि वो प्रॉपर लिखे, प्रॉपर एक्सपोर्ट करे। अब देखो कि हमने क्या किया था उस टाइम पे, लास्ट में एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद में हमने एक्सपोर्ट किया था। लेकिन आप फंक्शन बनाने के साथ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसको करना चाहते हो, तो हम एक फंक्शन को डिफॉल्ट मतलब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उस फंक्शन का नाम है टॉप हेडर, ठीक है। हमने उस फंक्शन को क्या किया, डिफॉल्ट मतलब एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न किसको करोगे, तो सबसे पहले आपको एक पेरेंट टैग बनाना है, पेरेंट टैग के अंदर में आना, और फिर आप S2 के अंदर में या S3 के अंदर में जो भी लिखना है। अभी मैं टॉप हेडर करके लिख देती हूँ। अब देखो इसको लिखने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है, अगर आप जब इसका सिंटेक्स समझ में आ गया होगा, सीख चुके हो, तो आप क्या करना, इस फोल्ड एक्सटेंशन वाले में आना, प्ले स्टोर की तरह होता है, इसमें आ जाना और सर्च करना ES7, ठीक है। ES7 सर्च करने के बाद आपको मिलेगा रिएक्ट रिडक्स, रिएक्ट नेटिव स्निपेट करके आपको मिलेगा। इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा, तो देखो क्या फायदा होगा। सबसे पहले मतलब इसको आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे मैसेज नहीं दिख रहा है क्या, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ जाएगा, सर्च बार आ सकता है। इसके बाद ये हमारे रिएक्ट के लिए, रिएक्ट को रन करोगे ना तो इसके लिए आप रन कर सकते हो। और सेकंड होता है, आपको शॉर्टकट के लिए हमें करना होता है ES7 रिएक्ट रिड्यूस स्टाइल्ड कंपोनेंट स्निपेट करके आता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, डाउनलोड कर लेना।
अब क्या है कि जब इसका अब इसको डाउनलोड कर लेते हो, इससे आपके VS कोड में ये होता है कि जब आप कुछ भी आप शॉर्टकट लिखना चाहते हो लिख सकते हो। IMP लिखोगे तो इंपोर्ट मॉड्यूल करके आ जाएगा। ठीक है, कोई भी मॉड्यूल अगर मतलब लिखना है तो वो आ जाएगा। अब देखो कि हमें ये इतना लंबा लिखना पड़ा था अभी जस्ट, बहुत लंबा लिखना पड़ा था ना, इसको एक एक करके कोड हमने लिखा। अब क्या करो, बस लिखो RFCE। जैसे ही आपने RFCE लिखा, यहाँ पे एंटर किया, क्या हो गया, आपका यहाँ पे रिएक्ट ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। ठीक है, हमने RFCE लिखा था। R मतलब रिएक्ट, F मतलब फंक्शन, ठीक है, C मतलब कंपोनेंट, फंक्शन बनाओ किसका, एक कंपोनेंट का, ठीक है, और बाद में एक्सपोर्ट कर दो, इसी का मतलब होता है RFCE। जैसे ही आपने RFCE लिया, ठीक है, तो पेज के नाम जो भी आप पेज नाम दिए हो उसी नाम से फंक्शन बनेगा, उसी नाम से वो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो RFC का मतलब समझ में आया सबको? ठीक है। अब लिखोगे RFCP, तो इससे क्या होगा, एक फंक्शन भी बनेगा, इंपोर्ट भी होगा, और साथ में एक्सपोर्ट भी होगा, लेकिन एक क्या कहते हैं, प्रॉप टाइप करके आ जाता है। ठीक है, हम बताएंगे आपको प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, उसमें टाइप अगर डिफाइन करना है उसके लिए अगर आपको लिखना होगा RFCP। ठीक है, आया समझ में सबको? तो ये हमारे शॉर्टकट होते हैं जो हमारे रिएक्ट के कोड को और भी ज्यादा प्रॉपर इजी बना देते हैं। ठीक है, तो अगर रिएक्ट के कोड को इजी करना चाहते हो तो उस टाइम पे हमें इसको लिखना होगा। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे जाके हुक के बारे में पढ़ने वाले, यूज स्टेट हुक के बारे में। यूज स्टेट लिखेंगे उसका सारे कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यूज इफेक्ट लिखेंगे यूज इफेक्ट का कोड आ जाएगा, यूज इफेक्ट क्लीन करके एक आता है उसको यूज करेंगे तो उसका सिंटेक्स आ जाएगा। मतलब जो भी आप यूज करोगे उसका आपको सिंटेक्स जो है प्रॉपर आपको करके मिलता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर यहाँ पे हम जो शॉर्टकट्स हैं इसके यूज करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ मिल भी रहा होगा कि अगर RFC यूज करोगे तो क्या होगा, ऐसा यहाँ पे आपको मैसेज में भी मिल रहा होगा। देखो, ये सारे कोड लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इस तरीके से आपके सारा यहाँ पे लिखा होगा, एक बार इसको पढ़ सकते हो। तो ये आपके फायदे होते हैं जब इसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो नॉर्मल अभी चाहिए तो हम लिखेंगे RFC। जैसे आपने लिया तो रिएक्ट ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, ये हमारे एक फाइल फंक्शन बन जाएंगे, कंपोनेंट बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। कितना इजी है? ठीक है, तो लेकिन आप जानते हो कि हमें एक ही मेन कंपोनेंट रखना है, मतलब एक ही मेन टैग रखना है, तो हम ब्लैंक टैग रखते हैं, इसी के अंदर में काम करेंगे। और यहाँ पे S2 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर में नया बार लिख के मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब अपने पेज पे आना, हमने हेडर को भी ले लिया है, एक फुटर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख लो RFCE, बस एंटर करो, और फुटर की जगह फुटर आ ही गया है। बट ब्लैंक टैग ले लो, जैसे आपने ब्लैंक टैग लिया इसको Ctrl+X करो, और एक S2 टैग में इसको आप लिख दो। ठीक है, अब अपने पेज पे आओगे तो देखोगे एक भी नहीं दिखा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आपने सबको app.js में लिंक नहीं किया है। ठीक है, सारे पेज को क्या करना पड़ेगा, app.js में लिंक करना पड़ेगा, तो हम आ जाते हैं app.js में। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या है, हेडर है, सबसे पहले टॉप हेडर है, उसके बाद आपका हेडर है, और उसके बाद नैप बार है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप टॉप हेडर को लिंक करोगे। तो देखो, अब अभी अभी हमने क्या किया था, वो रिएक्ट का एक क्या कहते हैं स्टाइल स्निपेट करके आया था, उसको हमने डाउनलोड किया है, जिसके कारण आपको कंपोनेंट भी सजेशन में दिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही उसको इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट भी हो जाएगा और यहाँ पे आ भी जाएगा। ठीक है, सजेशन में आपको दिखेगा भी। हिडर के बाद हमने एक और को इंपोर्ट करना है जिसका नाम है नेव बार। आप नेव बार का भी सजेशन देगा। ठीक है, लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो उस टाइम पे नेव बार नाम मत रखना, क्योंकि वहां पे भी नेव बार नाम से ऑटोमेटिक कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो एरर करेगा, इसलिए जब बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो ध्यान से आप नेव बार नाम मत रखना। लास्ट में हम फूटर यूज करने वाले हैं, तो मैं फूटर को भी यहाँ पे लिंक करती हूँ। और सबका मतलब टैग का जो लेटर है यहाँ पे स्मॉल लेटर देना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद रिएक्ट में सारे जो है वो केस सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब अगर छोटा लिखोगे, छोटा टैग में लिख रहे हो तो एक टैग है, लेकिन जैसे ही आपने फर्स्ट लेटर बड़ा किया तो वो एक कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, तो जब भी आप टैग का इसमें जो भी टैग लिखोगे सबको हमेशा स्मॉल लेटर में ही रखना, नहीं तो वो एक टैग की तरह वर्क करना स्टार्ट करेगा। अब सारे पेज को हमने लिंक किया है, देखो कहीं पे एरर है क्या, टैग इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, हमने हेडर में कुछ मिस्टेक किया है क्या?
हेडर डॉट जीएस तो है। चलो, कंपोनेंट हेडर, ठीक है, हमने हेडर को भी लिंक कर दिया है। क्या बता रहे, फुटर इज नॉट डिफाइंड। फुटर को भी लिंक, ओके, फुटर को हमने लिंक नहीं किया है, चलो ठीक है। चलो, फुटर भी लिंक हो गया। अब जो है यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। नेबार इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। हाँ, तो नेबार तो डिक्लेयर है ही। ओके, नेम में यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो आपका मतलब पार्ट होता है ना, ये दो चीज होता है। आप इंपोर्ट किसको कर रहे हो, तो इंपोर्ट हमने बता दिया इसको कि नैपबार नाम के चीज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कर रहे हो, तो हम यहाँ से इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप नाम भी दूसरा आप दे सकते हो, ठीक है। जो भी वहां से एक्सपोर्ट किया गया है उस वही यही नाम में आके स्टोर होता है। तो आप यहाँ पे नैप बार दो, आप सिंपल नैप बार लिख सकते हो, जैसे आपने नैप बार लिखा तो वो क्या करेगा उसी नाम से, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट हो चुका है, वो इस नाम में आके सारा वैल्यू को स्टोर करेगा, और वो यहाँ पे आके वही नाम से आप कंपोनेंट यूज कर सकते हो। देखोगे सारे चीज आ रहे हैं, टॉप हेडर आ रहा है, हेडर आ रहा है, नैप बार आ रहा है, और साथ में फुटर भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जिस नाम से यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया वही नाम से हमने कंपोनेंट को प्रॉपर पास किया है, जिसके कारण आपका कोई भी एरर नहीं आएगा और काम करना प्रॉपर स्टार्ट कर देगा ये। अब सबसे पहले हमें स्टाइलिंग करना पड़ेगा, किसमें, वो टॉप हेडर में। टॉप हेडर में हम जब बनाएंगे तो बैकग्राउंड यूज करना है, तो उसके लिए हमें कलर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, फिर एक कलर को देखना पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, एक शॉर्टकट डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम में, जिसका नाम नाम है आपका यहाँ पे आप सर्च करना कलर जिला। क्या नाम है, कलर जिला क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपको एक क्रोम का यहाँ पे आइकन आ जाएगा, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर लेना, ऐड टू क्रोम, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, उसको कर लेना। हमारे में रिमूव आ रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐड किया है। जैसे ही ऐड कर लोगे तो आपके जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें इस तरीके से आइकन ऐड हो जाएगा, जिसपे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे कि पिक क्रोम, आप मतलब पिक करना चाहते हो कलर को, या आप ये जो है क्रोम में ही काम करेगा ना, तो अदर पेज पे रहोगे, जैसे आपने कोई इमेज पे हो, ठीक है, उस पे भी पिक करना है, तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है, पिक कलर आउटसाइड ब्राउजर, मतलब इस ब्राउजर से बाहर वाले कलर को पिक करना है। तो वहां पे अगर कलर कलर का कलर थोड़ा सा चेंज वगैरह करना है तो यहाँ से आप चेंज, इस पे क्लिक करके चेंज वगैरह कर सकते हो, और फिर कॉपी कर सकते हो, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, हमें ये कलर पता नहीं है कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करो कलर जिला पे, और पिक कलर, ठीक है। जैसे आप पिक कलर करोगे तो जूम करेगा, जूम कलर के ये पिक करेगा, जैसे क्लिक करोगे तो देखो कलर कॉपी करके बता रहा है, हमारा कलर कॉपी हो चुका है। तो इस हेडर में टॉप हेडर में आते हैं, और टॉप हेडर को ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास असाइन कर देते हैं। तो div डॉट क्लास का नाम क्या होना चाहिए, वही नाम से, जो नाम से आपने बनाया है वही नाम से आप रखो, टॉप हेडर ही हम नाम रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई रहे कि हाँ ये इसी पर हम काम करने वाले हैं। और इसमें हम नाम डाल देते हैं। अब यही नाम से आपको एक्सेस भी करना है, तो इंडेक्स डॉट आप सीएसएस में आ सकते हो, और यहाँ पे कमेंट वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। नाम क्या रखा है, टॉप हेडर। टॉप हेडर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसी के अंदर में हमने क्लास के थ्रू हमने लिया है। तो आप लिख लो कि टॉप हेडर का बैकग्राउंड जो कलर होगा वो आपका ये होगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि टेक्स्ट का कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर ऑलरेडी व्हाइट है, और लिंक अगर कोई यूज करोगे तो उसका कलर जो है वो ग्रीन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर डालती हूँ, टेक्स्ट का जो कलर होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसके अंदर में आएगा, मतलब डॉट ये डालो, और साथ में मतलब एंकर टैग अगर कोई यूज कर रहा है, तो उसका कलर जो है वो ग्रीन रखना, ठीक है। कौन सा रखना, सिंपल ग्रीन रखना। आप ग्रीन डालोगे ना तो वहां पे मैसेज आपको दिखाएगा कि किस तरीके से आप ग्रीन यूज करना चाहते हो। तो आप लाइट वगैरह अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। फूटर कंपोनेंट को भी तो कॉल किया है मैम, कलर जिला फिर से बताना। देखो कलर जिला क्या होता है, जब आप कलर जिला मतलब एक्सटेंशन आपने क्रोम में डाउन मतलब यहाँ पे ऐड कर लेते हो तो डाउनलोड हो जाएगा वो प्रॉपर। ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर जिला का, अगर नहीं मिल रहा होगा इस ऑप्शन पे क्लिक करना, और जो जो आपके डाउनलोड किए रहोगे एक्सटेंशन सब आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आपको कलर जिला वाले को पिन कर लेना है, पिन करने के बाद आप वो रिमूव हो गया, पिन किया यहाँ पे आ गया। अब जिस पेज पेज का कलर आपको जानना है, पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले कलर जिला को यहाँ पे टिक करो। टिक करने के बाद जिस सेक्शन में ले जाओगे उस सेक्शन का कलर ये जूम करके बताएगा, ठीक है। और मतलब जो कलर आपको चाहिए, ठीक है, उस पर क्लिक करो तो उसका क्या होगा, कोड डाउनलोड हो, कोड आपको कॉपी हो जाएगा, ठीक है। हैश कोड जो होता है कॉपी हो जाएगा अपने पेज में, इसको पेज यूज कर लो।
आया समझ में? अब आते हैं हम टॉप हेडर में। टॉप हेडर में आने के बाद हमने S3 वगैरह यूज कर लिया है और हमारा प्रॉपर काम हो रहा है। बट यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये नॉर्मल एक टेक्स्ट है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट है, तो हम पैराग्राफ वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो एक चीज देखना कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट ये पार्ट, सेकेंड ये पार्ट, ठीक है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि दो डिव इसके अंदर लेने पड़ेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा ताकि दोनों एक ही लाइन में आ जाए, और बीच में हमें स्पेस चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन यूज करना पड़ेगा। जो CSS जानते हो वो ये सब बात जानते होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आती हूँ यहाँ पे, पहला डिव यूज करते हैं जो हमारे लेफ्ट के लिए होगा, ठीक है। तो लेफ्ट नाम से हम यूज करते हैं, और जो भी कंटेंट है उसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ओके, लेफ्ट वाले के लिए, और आप डाल दो, ठीक है। और लॉग इन और साइन इन का जो ऑप्शन था उसको कंट्रोल X करते हैं, एंकर टैग यूज कर लेते हैं, और अभी तो कोई लिंक है नहीं, तो इस तरीके से हम कंटेंट को डाल सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन बाय डिफॉल्ट आएगा, देखो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाएगा टेक्स्ट का, तो हमें डेकोरेशन नहीं चाहिए, उसके लिए हमें नन करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं index.css पेज में, और क्या बोलेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या करो, नन करो। तो टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करो और उसको प्रॉपर नन करवा लेना, ओके। और इसको कुछ हाइट देना होगा, आपके जो टॉप हेडर है उसमें हाइट असाइन कर लो कम से कम 40 पिक्सल, और दोनों साइड से गैप चाहिए, इसके लिए आपको पैडिंग यूज करना पड़ेगा। टॉप बॉटम से गैप नहीं चाहिए तो 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट राइट से आपको 100 पिक्सल का गैप चाहिए, बस हमने इतना ही काम किया है। तो आप अपने पेज पे आओ, पेज पे आने के बाद देखोगे इस तरीके से आपका काम कर रहा है, दिख रहा है ना, 40 पिक्सल ही आई थी, काम कर रहा है। ये हमें थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ाना पड़ेगा, साइज थोड़ा सा इंक्रीमेंट करनी है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट डेकोरेशन को रिमूव नहीं किया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि डेकोरेशन रिमूव ना हो, तो अभी प्रॉपर दिखेगा, डेकोरेशन के साथ रहेगा। इसका हमें लाइन हाइट यूज करना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, प्रॉपर दोनों के सेंटर में आएगा। तो आ जाते हैं, लाइन हाइट से पहले हम डिस्प्ले फ्लैक्स का काम कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो फर्स्ट हमारा लेफ्ट का कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब इसी तरीके से हम राइट के लिए बनाएंगे, तो राइट का हमने बना लिया है। लेकिन हमें क्लास देने से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि काम तो वही कर रहा है, ठीक है। स्टे अपलोड और फिर एंकर टैग, ओके। हमने यहाँ पे इसके जगह पे हमने सारा कंटेंट को डाल लेते हैं, और अपडेट के बाद वाला जो है वो एंकर टैग में होना चाहिए, तो सब्सक्राइब से लेके अपडेट तक कंट्रोल X करो और उसको एंकर टैग में डालो, ठीक है। जैसे आपने डाला तो इस तरीके से वो भी आ जाएगा, दोनों को हमें एक लाइन में चाहिए, और डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करना है। तो हम आ जाते हैं ये वाले पार्ट में, नहीं तो अगर आपने क्लास दिया है तो फ्लोट लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट कर देना, राइट वाले को राइट कर देना, तो एक लेफ्ट में आ जाएगा, एक राइट में आ जाएगा। लेकिन उससे एडवांस प्रॉपर्टी है क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स की, ठीक है, तो जो हमें पेरेंट में ही अप्लाई करनी पड़ती है। तो हम इसमें आएंगे और डिस्प्ले फ्लैक्स यूज कर लेंगे। जैसे हमने फ्लैक्स यूज किया तो सारे कंटेंट एक लाइन में आ जाएंगे, दोनों कंटेंट के बीच में हमें गैप चाहिए, ऑटो चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पे यूज कर लो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। जैसे आपने बिटवीन यूज किया उससे क्या होगा, बेस बिटवीन, आप स्पेस बिटवीन आता होगा, जैसे आपने यूज किया दोनों के बीच में गैप मिलेगा, ठीक है। अब दोनों के सेंटर में दिखाना है, इसके लिए आपको अलाइन आइटम सेंटर करना है, क्या करना है, अलाइन आइटम सेंटर। ये क्या होगा, हाइट के बीच में सेंटर में आएगा, देखो दोनों हाइट के क्या हुआ, बीच में सेंटर में आया। हमें फॉन्ट साइज में इंक्रीमेंट चाहिए, तो आप इसी में रख दो कि हमें फॉन्ट साइज चाहिए, कितना पिक्सल चाहिए, 18 कम से कम, ठीक है। तो हमने 18 पिक्सल डाला। अब जैसे आप 18 पिक्सल डालो थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट में इंक्रीमेंट आपको दिखेगी। यहाँ तक ठीक है, सबको समझ में आया हेडर का कॉन्सेप्ट? अगर आया होगा तो प्रॉपर आप मैसेज कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हेडर के लिए, ठीक है। तो सब में देखो कि पैडिंग सेम ही है, ठीक है। तो जब पैडिंग सेम है तो हम क्या करेंगे, पैडिंग इसी यही वाले को कॉपी कर लेते हैं। दो अगर वैल्यू लिखते हो तो फर्स्ट वैल्यू असाइन होता है टॉप बॉटम के लिए, इसीलिए टॉप बॉटम से पैडिंग नहीं आया था, हाइट के कारण आपको पैडिंग दिख रहा था। और लेफ्ट राइट से पैडिंग आया है, ये 100 की वजह से, 100 इधर से लेफ्ट से, 100 राइट से। तो अब हम हेडर पे काम करेंगे। आप हेडर पेज में आना, और हेडर पेज में आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे एक डिव ले लेना, ठीक है, डॉट में, या आप हेडर टैग भी ले सकते हो क्योंकि एक पेज में तो एक ही हेडर होगा ना, तो डायरेक्टली हेडर टैग पे काम कर सकते हो। आप H1 के अंदर में इस टेक्स्ट को डाल सकते हो। आप इसमें आओगे और यहाँ बता दोगे कि हम हेडर हैं, ठीक है। तो ये हेडर पे काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हो, तो हेडर टैग में सबसे पहले आपको पैडिंग डालना है, तो कंट्रोल V कर लो, इससे पैडिंग आ जाएगी। बैकग्राउंड कलर हमें अप्लाई करना है, कौन सा बैकग्राउंड, जो हमने यहाँ पे कॉपी किया है, तो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली क्या करो, इसको कॉपी कर लो, तो कोड हमारा कॉपी हो जाएगा, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लो,
टेक्स्ट का जो कलर है वो कौन सा चाहिए, व्हाइट चाहिए ना, ठीक है, तो व्हाइट डाल लो। अब अपने इस पे आना, तो चलो व्हाइट तो हो गया है। अब देखो कि इसका जो फॉन्ट साइज काफी बड़ा है और इसका फॉन्ट साइज काफी छोटा है, ठीक है, दोनों एक ही लाइन में है। तो अगर आप H1 यूज कर रहे हो फिर पैराग्राफ डालोगे, तो दोनों तो ब्लॉक लेवल के टैग है, तो होगा क्या कि एक के नीचे एक आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर वैसा कर रहे हो तो फिर से H1 को H1 को आपको असाइन करना पड़ेगा, वो भी डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। तो वो इनलाइन में असाइन होगा तब आपका पैराग्राफ यहाँ पे शो होगा। एक तो कंडीशन वो है कि उस तरीके से कर सकते हो। एक कंडीशन ये है कि आप नॉर्मल पैराग्राफ ले सकते हो, स्पैन टैग में इसको डालोगे और उसे स्पैन में असाइन कर सकते हो कि आप क्या करो, मतलब आपका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए और बाकी बात का छोटा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं। क्या करेंगे, पहले तो उसको हाइट दे दो, जितना हाइट आप असाइन करने वाले हो। तो मैं हाइट इसको असाइन करती हूँ कम से कम 80 पिक्सल, क्या लगता है, ठीक है। यार डिस्प्ले फ्लैक्स भी कर सकते हो, दो कंसेप्ट है। हमें 80 पिक्सल काफी अच्छा है क्या, नहीं थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए। तो आई थिंक 100 काम करेगा, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, चलो ठीक है, 100 तो काम कर रहा है। अब हम आते हैं अपने पेज पे और हम हेडर पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हेडर में आ जाओ। अगर हम H1 में हेडर डालेंगे, ठीक है, और भी साइज ज्यादा चाहिए, इसके लिए आप क्या करो, एक पैराग्राफ ही ले लो नॉर्मल, और इसमें आप स्पैन टैग ले लो, ठीक है। स्पैन में डाल दो माई ब्लॉग, जिसको हमें बड़ा साइज चाहिए, ठीक है, बड़ा चाहिए नॉर्मल कंटेंट से। और बाकी बात जो हमारा टेक्स्ट है उसको छोटा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली डाल देते हैं। अब क्या होगा कि जब आप नॉर्मली आप हेडर पे काम करोगे और डालोगे कि हमें फॉन्ट साइज करनी है, कितनी रखने वाले हो, तो कम से कम 25 पिक्सल। जैसे ही डालोगे तो दोनों का कंटेंट क्या होगा, 25 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और दोनों का सेक्शन यहीं पे आके स्टॉप होगा, मतलब यहीं पे आएगा। तो इसको सेंटर में करना है, तो उसके लिए हमें पैराग्राफ को लाइन हाइट देना होगा, ठीक है। और नहीं तो एक और चीज कर सकते हैं, पैराग्राफ को अगर लाइन हाइट असाइन कर दो तो प्रॉपर सेंटर में आ जाता है। तो चलो यहीं पे आप हेडर में भी लाइन हाइट कर सकते हो। तो लाइन हाइट कितनी, जितना हाइट रखे उतना लाइन लाइन हाइट होना चाहिए, तो 100 पिक्सल, ठीक है। जैसे आपने टेक्स्ट का लाइन हाइट उतना पिक्सल रखा है तो ये प्रॉपर सेंटर में आएगा, दिख रहा है। अब हमें माई ब्लॉग पे काम करना पड़ेगा। माई ब्लॉग किसके अंदर में है, तो हेडर के अंदर में आप जाओगे, एक पैराग्राफ मिलेगा, इसके अंदर जो स्पैन टैग है, ठीक है, उस पे हमें काम करनी है। उसको उसकी जो फॉन्ट साइज है उसको करना है 50 पिक्सल। और चलो यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसमें गैप कर लो तो थोड़ा गैप हो जाएगा लेफ्ट से, और भी गैप करना है। तो उसके लिए आप जानते हो कि हमने HTML एंटिटीज का यूज किया, HTML एंटिटीज का यूज कर चुके हो आप लोग, ठीक है। NBSP रखना है यहाँ पे। अब जैसे ही आपने NBSP का यूज किया तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइन में दोनों के बीच में स्पेस देगा, ठीक है। जितना आप यूज करोगे उतना स्पेस देगा। देखो लाइन हाइट के कारण ना यहाँ पे साइज थोड़ा सा और ज्यादा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, लाइन हाइट थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। आप index.css में आना और लाइन हाइट जो है नम 90 कर देते हैं, इससे क्या होगा कि बाकी वाला स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। और स्पेस चाहिए दोनों के बीच में क्या, नहीं, काफी ठीक है। तो चलो सही है, तो हमारा हेडर भी बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमें नैप बार बनाना है, ठीक है। तो नैप बार के लिए आप नैप बार पेज में आना होगा और कमेंट भी रखना है, तो कमेंट रख लो क्या, नैप बार ना, ओके। नैप बार स्टार्ट होगा, नैप बार क्लोज होगा, और इसके बीच में डॉट नैप बार नाम का आपके पास क्या होगा, क्लास भी होगा। इसी पे हमें काम करना है। इसको आप कॉपी कर सकते हो, आईडी भी ले सकते हो, क्लास भी ले सकते हो। तो हमारा हेडर का काम हो चुका है, हेडर को क्लोज कर दो। टॉप हेडर का काम हो चुका है, टॉप हेडर को भी क्लोज कर दो। और इस पेज में आ जाओ, ठीक है। इस पेज में आते हैं, डिव क्लास यूज करते हैं और डिव के साथ ये डाल देते हैं। ये हमारा क्लास हो गया। इसी के अंदर में हमें यूएल एल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एल में कितना आप रखने वाले हो, तो एल के अंदर में कम से कम 5 एल होना चाहिए। और देखो 5 एल, चार ही है क्या, चलो 5 रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब सब में यहाँ पे एंकर टैग अप्लाई करना है, ठीक है। Ctrl Z, इसके अंदर में आप एंकर टैग डाल दो। देखो शॉर्टकट है, यूएल के अंदर एल चाहिए, एल आपको 5 चाहिए और उस एल के अंदर में एंकर टैग चाहिए, ठीक है। एंटर करो, आपको मिल जाएगा एल। सबसे फर्स्ट में हमें होम असाइन करना है, तो हमने होम असाइन कर दिया। नेक्स्ट में आपको अबाउट रखना है, सबका सारा सारा कैपिटल लेटर चाहिए। चलो हम स्मॉल ही लिखते हैं, बाद में हम कैपिटल कर देंगे, CSS के थ्रू कर देंगे। होम हुआ, अबाउट हुआ, गैलरी हुआ, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग हुआ और कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है। अबाउट अस लिख सकते हो आप, ओके। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ओके।
अब आ जाते हैं अपने पेज पे, क्योंकि अब हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अभी हमें नॉर्मल दिख रहा होगा, इस तरीके से आपका कंटेंट आएगा, बट इसमें बहुत सारा काम करना है। तो आ जाओ अपने index.css पेज पे। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप हाइट असाइन करोगे। हाइट कितना हो सकता है, देखो ध्यान से। तो जितना ये है ना, उसे काफी ज्यादा है या उतना ही है? ठीक है। 40 या आई थिंक 45 पिक्सल अगर हाइट रखेंगे तो काफी होगा। तो हम यहाँ पे 45 पिक्सल अभी के लिए असाइन करते हैं। लाइन हाइट भी रखना है ताकि वो दोनों सेंटर में आए, आपको पता है। तो लाइन हाइट भी क्या करेंगे, 45 पिक्सल ही डाल देते हैं, या 40 पिक्सल नॉर्मली। वो डालने के बाद आपको पैडिंग सेम रखना है, ठीक है। टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल। तो वो भी हमने असाइन कर लिया। वो असाइन करने के बाद हमें जो हमारा कंटेंट है उसकी फॉन्ट साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो। कलर तो नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि कलर जो है वो आपका असाइन है किसमें, एंकर टैग यूज किया। तो प्रॉपर पर्सनली एंकर टैग को हमें कलर देना होता है। तो यहाँ से आप सिंपल फॉन्ट साइज ही से चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज कितना रखना है, तो आई थिंक 20 पिक्सल काम करेगी। ठीक है। अब स्नैप बार के अंदर में जब आओगे तो आपकी फॉन्ट साइज वगैरह तो चेंज हो गई होगी, पैडिंग आ गया होगा। बैकग्राउंड कलर, तो चलो कलर जिला को सिलेक्ट करो। कलर जिला के हेल्प से आप यहाँ से बैकग्राउंड भी ले सकते हो। तो बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट किया है, और यहीं पे आप क्या करो, बैकग्राउंड भी डाल दो। तो बैकग्राउंड कलर, और ये अप्लाई कर दो। जैसे आपने ये अप्लाई किया तो आपको इस तरीके से कलर भी मिल जाएगा। और टेक्स्ट का कलर ब्लैक चाहिए। पहले लिस्ट स्टाइल हटाना है, वो जो बुलेट्स आ रहे हैं उसको हटाना है। तो हमने बुलेट्स को हटाने के लिए यूएल लिया है। यूएल में असाइन कर देंगे कि आपको क्या करो, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल जो है वो नन कर दो। ठीक है। जैसे आपने नन किया तो देखो लिस्ट स्टाइल नन हो जाएगा। अब हमें एंकर टैग पे काम कर सकते हो, उससे पहले आपको एलआई पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एलआई, यहीं पे आप डिस्प्ले फ्लैग्स यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे, डिस्प्ले फ्लैग्स। जैसे आपने डिस्प्ले फ्लैग्स किया, एक ही लाइन में सारा कंटेंट को ही डिस्प्ले करके देगा, सबके बीच में गैप नहीं है। तो उस गैप को असाइन करने के लिए आपको यहाँ पे अगर पूरा विथ दोगे, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अगर सेंटर रखोगे तो सारा कंटेंट आपको सेंटर में दिखेगा। सबके बीच में अगर थोड़ा भी गैप चाहिए, ठीक है, स्पेस बिटवीन आप यूज कर सकते हो। सबके बीच में थोड़े मतलब गैप आएंगे और पूरा ये 100% विथ ले लेगा। ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं चाहते हो तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे है जो अप्लाई कर सकते हो, वो है अराउंड। ठीक है, स्पेस अराउंड। ये यूज करोगे तो इसमें भी क्या है कि जितना लेफ्ट में गैप है उतना ही सेंटर में, उतना ही राइट में, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो जो चाहते हो वो यूज कर सकते हो, बट हमें ये नहीं चाहिए। डिस्प्ले फ्लैग्स तो आ गया है, बट हम अपने अकॉर्डिंग से इसको विथ देना चाहते हैं। ठीक है। तो आप एलआई में आ जाओ, और क्या करोगे, हमें यहाँ पे इस सबको विथ असाइन करना है। विथ कम से कम 200 पिक्सल मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मीन विथ। मतलब क्या, इससे ज्यादा भी आप रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, मतलब नहीं रख सकते हैं हम, इससे ज्यादा भी आप रख सकते हैं। जैसे हमने अप्लाई किया, सबको 200 पिक्सल असाइन हो गया, बट 200 काफी ज्यादा है, 100 रखते हैं। ठीक है। देखो 100 काफी अच्छा लग रहा है, तो चलो हम 100 रखते हैं। साइज भी हम सबको साइज क्या करना है, कैपिटल लेटर करना है। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वो भी अपर केस। जैसे आपने अपर केस यूज किया है तो सारे लेटर आपको अपर में मिल जाएंगे। ठीक है। कलर सबका कलर करना है ब्लैक। अब देखो एक चीज गौर करना कि यहाँ पे क्या है, आप ये स्पेस में आओगे तो सारे का स्पेस सेम है, लेफ्ट और राइट स्पेस सेम है। बट यहाँ पे क्या है, स्पेस जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि आपने इसको विथ दिया है, पैडिंग नहीं दिया है, या मार्जिन आप असाइन नहीं किए लेफ्ट राइट से, आपने इसको विथ दिया है, तो सबको विथ सेम होगा, लेकिन गैप कम आपको मिलेंगे। इसीलिए आप क्या करना, मीन विथ की जगह पे पैडिंग यूज कर लेना। ठीक है। पैडिंग जब डालोगे तो पैडिंग टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से कम 30 पिक्सल आना चाहिए। जैसे आपने ये असाइन किया तो ये क्या करेगा, लेफ्ट टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल असाइन कर देगा। अब हमें एंकर टैग पे काम करना होगा, क्योंकि आपको उसको कलर चेंज करना है। ठीक है। तो एंकर टैग पे आ जाओ। सबसे पहले हमें टेक्स्ट डेकोरेशन को करना है नन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर लो। उसके बाद हमें अप्लाई करना है, कलर जो होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। तो वो असाइन कर लेते हैं। जैसे हमने ये असाइन किया तो अब कलर देखोगे ब्लैक सब कुछ अच्छे से शो कर रहा है। हमें होवर की प्रॉपर्टी डालनी है। ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, कलर इस पे एच ओवर करेंगे तो हमें सिंपल क्या होना चाहिए, आपके एलआई का मतलब इसके बैकग्राउंड चेंज करना है ना। ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप एलआई पे ही होवर कर लो। अगर कलर चेंज करना होता तब हम एंकर टैग पे होवर करते, क्योंकि एंकर टैग का भी कलर चेंज करना होता ना। बट हमें सिंपल बैकग्राउंड ही चेंज करना है, इसलिए आप एलआई पे ही होवर डाल सकते हो। ये होवर की प्रॉपर्टी सुडो सुडो एलिमेंट है ये। ठीक है। ठीक है। तो हम सुडो क्लास यूज करेंगे।
और यहाँ पे हम प्रॉपर ये इसको सूडो क्लास बोलते हैं, और जो बिफोर बिफोर आफ्टर यूज करते हैं उसको सूडो एलिमेंट बोलते हैं। ओके। ऊपर में डालेंगे कि हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो कि बैकग्राउंड जो है, अगर हम क्योंकि होवर है ना, तो होवर पे जब होवर करेंगे तभी दिखेगा। तो एक्वा कलर है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लेना, क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर दिखेगा नहीं। तो आप देखना कि यहाँ पे एक्वा कलर आ रहा है। और हमने लाइन हाइट कम रखा था, जिसके कारण क्या है, थोड़ा सा मार्जिन आपको नीचे शो कर रहा होगा। इसलिए बता रहे थे कि जितना हाइट है उतना ही आपको लाइन हाइट रखना है। तो हमने 45 लाइन हाइट भी ले लिया। अब देखो कि जैसे ही आपने 45 लिया, प्रॉपर विथ आ रहा है और डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट से आए, इसके लिए हम ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने नैव बार में, यहाँ पे नैव बार में नहीं, जिसमें होवर डाले हो उसी के प्रॉपर्टी में आपको ट्रांजिशन डालना होता है। ठीक है, तो हम ट्रांजिशन डाल लो, ऑल काम होना चाहिए, मतलब ऑल पे जितने भी होवर इफेक्ट है सब पे काम करो। और कितने सेकंड तक ये काम चलना चाहिए, तो कम से कम 0.5 सेकंड लो। ठीक है, एक काम को परफॉर्म करने के लिए देखो कितना इजी तरीके से ये प्रॉपर शो करके देगा ट्रांजिशन के साथ। ओके, तो इस तरीके से आप शो करवा सकते हो। अब हम हमारा बीच का कंटेंट है, तो बीच का कंटेंट आप बना लोगे, मैं हेडर फुटर बता दूं, उसके लिए भी कंपोनेंट बना देती हूँ। चलो कंपोनेंट बना ही देते हैं। एक कंपोनेंट होना चाहिए, तो इसके अंदर में आ जाओ और न्यू फाइल आप बना लो यहाँ पे, मेन मेन डॉट जी एस एक्स। ओके, मेन डॉट जी एस एक्स। ठीक है, हमने मेन डॉट जेएसएक्स करके फोल्डर बना लिया है। यहाँ पे आर एफ सी ई लिखते हैं तो हमारा नॉर्मल कोड आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिप बना लेते हैं, पर पहले तो हम एक ही टैग ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन टैग हो जाएगा। और फिर डिव लेते हैं जिसका क्लास जो है वो मेन डालते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर में हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें भी पैडिंग वगैरह लेना ही होगा, एक पैराग्राफ शो करवा देते हैं, बाकी बात आप लोग काम कर लेना। ओके, LOREM करके हम कंटेंट डालेंगे, यहाँ से वर्ड रैप कर लो, इस तरीके से रैप हो जाएगा। तो अभी नॉर्मली देखोगे तो आपका कंटेंट यहाँ पे रहेगा। हमने इसको app.js में लिंक नहीं किया है, इसलिए आपका नहीं दिख रहा है। तो app.js में आ जाओ और यहाँ पे मेन को लिंक करना, तो मेन जो है वो लिंक हो जाएगा। और जैसे ही आपने पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। इसमें भी पैडिंग वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करना, index.css में आना और लिख देना कि हम मेन पे काम करने वाले हैं। कंट्रोल D, कंट्रोल D करने के बाद यहीं पे आप डॉट मेन पे काम करो। ठीक है, इसमें भी देखोगे तो दोनों साइड से पैडिंग सेम ही है। ठीक है, तो पैडिंग टॉप बॉटम से 0 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल रखना है। ठीक है, हमने 100 पिक्सल रख लिया है, इसलिए 0 पिक्सल टॉप से बॉटम से आएगा। अब ध्यान देना कि हमने इसलिए टॉप बॉटम से 0 पिक्सल लिया है, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो एक अलग डिव में है और ये कंटेंट एक अलग डिव में है। ठीक है, दोनों को डिस्प्ले फ्लैक्स के कारण क्या हुआ हुआ है, दोनों एक लाइन में शो हो रहा है, या फ्लोट लेफ्ट राइट के कारण इस तरीके से आया है। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ, नहीं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इससे पहले हमें आपको फुटर पे काम करके बता देती हूँ। ठीक है, तो आ जाओ, और फुटर के लिए फुटर टैग आपको ऑलरेडी मिलता है, तो फुटर टैग में आ जाओ। ठीक है, टैग में आने के बाद आप ध्यान देना कि यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड मिलेंगे। तो इसके लिए तो इसका विड्थ तो ऑलरेडी पूरा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। तो आते हैं इसमें और डिव यूज कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल डिव के अंदर आप एक यहाँ पे H4 यूज कर लेना, LOREM, और ये थोड़ा सा फुल कंटेंट का होना चाहिए। और बाकी बात आपका एक पैराग्राफ शो करवा लो। ठीक है, LOREM पैराग्राफ 2, इस तरीके से हमने कंटेंट को शो करवा लिया। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट आपका क्लास हुआ। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड थर्ड मैंने 3 आपको डिव बना लिए हैं। अभी आप नॉर्मली देखोगे, चेक करोगे तो इस तरीके से आपको एक फुटर के अंदर में सारा देखने को मिलेगा। बट हमें पहले तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आते हैं, इसको बैकग्राउंड प्रॉपर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया, अब अपने index.css में आ जाओ और कंट्रोल D कर लो। यहाँ पे आप लिख दो फुटर। क्या लिखोगे, फुटर। ठीक है, हमने फुटर को असाइन किया है। अब देखो कि फुटर टैग हमें स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पे स्मॉल ही डाला है। अब सबसे पहले आप पैडिंग डालोगे, क्योंकि सबने सब सब जगह पे आपने सेम ही पैडिंग डाला है। तो पैडिंग आप डालो लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल। सबसे पहले टॉप बॉटम के लिए असाइन होता है। तो आप ध्यान देना कि टॉप बॉटम इसमें है क्या, तो हाँ टॉप बॉटम से भी थोड़ा थोड़ा पैडिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 पिक्सल टॉप बॉटम से भी ले लेते हैं। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर जो भी आपने कॉपी किया था वो डाल दो। कलर जो टेक्स्ट का आना चाहिए वो व्हाइट आना चाहिए, तो हम व्हाइट डाल देते हैं। लेकिन हमारा जो हमने H3 या H4 यूज किया है, ठीक है, उसका कलर तो व्हाइट नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले देख लो कि कौन सा हेडिंग है।
तो आप अपने फुटर में आओ और देखो कि हमने H4 यूज किया है, ठीक है। तो आप अपने इंडेक्स में आ सकते हो और डिव के अंदर जो H4 है, ठीक है, उसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट लाइट ग्रीन चाहिए, ठीक है। एक्वा कलर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लाइट में चाहते हैं कि लाइट कलर में आ जाए, और देखो कि तू आ जाएगा, प्रॉपर आएगा, सारे कंटेंट आ चुके हैं। और थोड़ा सा फॉन्ट साइज में इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, तो हम इसमें आते हैं और फॉन्ट साइज चूज कर लो आप, ठीक है। कितना पिक्सल, कम से कम तो 25 पिक्सल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, काफी बड़ा आएगा, ठीक है। और आई थिंक 25 पिक्सल काफी ज्यादा है, तो मैं 20 पिक्सल ले लेती हूँ, ठीक है। ये काफी कम है, ठीक लगेगा। अब यहाँ पे जो आपने H4 लिया है ना, इसके कारण काफी टेक्स्ट छोटा आ रहा है, तो S2 ले सकते हो। और जितने भी आपको H4 है, तो मैं कंट्रोल F करती हूँ, जितना भी आपको H4 मिल रहा है उसको क्या करो, रिप्लेस कर दो, किससे, H2 से, ठीक है। एज रिप्लेस ऑल करते हैं, हमारा रिप्लेस हो चुका है। रिप्लेस करने के बाद ध्यान देना कि सारा कंटेंट सेम है। अब हमें क्या चाहिए, सबको एक लाइन में डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए आपको फुटर पे काम करना पड़ेगा, और फुटर में क्या लिखोगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फ्लैग्स लिखने के बाद ये क्या होगा, तीनों एक साइड में आ जाएंगे, और तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जस्टिफाई। इस तो गैप की जगह है ही नहीं, जो आपको गैप मिलेगी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। सबके बीच में थोड़ा सा गैप आपको मिलना चाहिए। अब यूज किया है तो मतलब आ जाएगा वो प्रॉपर, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उस डिव में जो आपने डिव लिया है ना, उसमें थोड़ा सा पैडिंग आप डाल सकते हो, ठीक है। किधर से आपको गैप चाहिए, तो हमें राइट से गैप चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पैडिंग राइट यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने पैडिंग राइट यूज किया, कितना पिक्सल, कम से कम 20 पिक्सल आप यूज करो। देखो सबके बीच में क्या हुआ, 20 पिक्सल गैप आ गया, इस तरीके से आपका कंटेंट शो होगा। अब जो मेन कंटेंट है, ठीक है, उसमें भी क्या है, दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स, एक हमारा कंटेंट का पार्ट है, दूसरे कैटेगरी का पार्ट है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी ये वाले कंसेप्ट में दो चीज आपको प्रॉपर लेने पड़ेंगे। तो आते हैं हम अपने मेन वाले कंटेंट में, थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद खुद से आपको आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना कि ये वाला जो कंटेंट है ना, उसमें आप कंट्रोल X करना, div डॉट लेफ्ट यूज कर लो, ठीक है। और लेफ्ट वाले में कुछ कंटेंट डाल दो, और बाकी बात div डॉट राइट यूज कर सकते हो, और उसमें भी कुछ पैराग्राफ्स आप यूज कर सकते हो, LOREM करके हमने कंटेंट डाल दिया, ओके। यहाँ से आप व्यू करके थोड़ा सा रैप कर लेते हैं, रैप है ऑलरेडी। हम स्पेस में आते हैं, और जो हमने हेडर में आपको बताए थे, टॉप हेडर में जो हमने लेफ्ट राइट लिया था ना, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है ना, वो एक ही पेज में लिखे हैं ना, तो वो काम कर जाएगी, ठीक है। तो लेकिन हम क्लास पे काम करेंगे तो वो तो नहीं करेगी, बट हम चेंज कर देते क्योंकि काम ही नहीं है ना उसका। तो आप अपने मेन मेन वाले में आ जाओ, और मेन वाले में क्या डिफाइन करना होगा कि जो हमारा मेन डॉट CSS है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि डॉट लेफ्ट करके एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। लेफ्ट करके उसको क्या करना है आपको, फ्लोट करना है लेफ्ट, ठीक है। और जो आपके पास आपको मिल जाएंगे, तो विथ असाइन करनी पड़ेगी, कितना विथ में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप विथ भी असाइन कर दो, तो हमें आई थिंक 80% में हमें रखना है, ठीक है। तो आपको मेन को असाइन करना पड़ेगा विथ 100%, ठीक है। इसको अगर 100% रखोगे तभी इसमें आप 80% ले सकते हो। और जो आपने राइट के लिए बनाया है, ठीक है, उसको आप असाइन कर दो कि विथ ये हमारा राइट में होना चाहिए, और इसको 20% विथ हमें चाहिए। जैसे आपने ये असाइन किया ना, तो देखो कि एक हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, एक राइट में आ जाएगा। और साथ में एक और डिप बनाना पड़ेगा क्लियर के लिए, ठीक है, ताकि ये वाला जो कंटेंट है ना, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको, इसीलिए बोले CSS बताते हैं कि यहाँ पे क्या करो, एक और डिव ले लो, ठीक है, जिसमें आपको स्टाइल डिफाइन करने पड़ेंगे। और देखो यहाँ पे जब CSS लिखना चाहते हो ना, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में CSS लिखा जाता है। तो आपको आपको एक से मल्टीपल आपको प्रॉपर्टी लिखना है, तो डबल आप यूज कर लो, डबल करली ब्रैकेट। डबल करली ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हमें क्लियर की प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सा, क्लियर, ठीक है। और क्लियर करना है बोथ, ठीक है। जैसे आपने इसमें बोथ डाला, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। एक मिनट, अप्लाई नहीं हुआ क्या, ऐसा डाले, ठीक है, क्लियर बोथ हो गया, नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। और फिर आप राइट वाले पे क्या करोगे, राइट वाले पे आप अपना मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड यूज कर लो, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड यहाँ पे यूज कर देते हैं, कोई ग्रे कलर सा बैकग्राउंड है, तो लाइट ग्रे का हम बैकग्राउंड रख देते हैं, देखोगे बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखोगे पैडिंग वगैरह प्रॉपर इसने डाला है, तो आप क्या करोगे, इसमें भी आओगे पैडिंग डाल लोगे,
कितना पैडिंग चाहिए, तो हमें सब जगह से कम 20 पिक्सल चाहिए, ठीक है। इस वाले में भी टॉप बॉटम से आपको पैडिंग रखना है, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल आपको पैडिंग रखना है, जैसे आपने असाइन किया। और लेफ्ट से भी आई थिंक है, लेफ्ट और राइट से भी थोड़ा थोड़ा पैडिंग है। तो आप क्या करो, इसी तरीके से आप काम करना स्टार्ट करोगे। आप जितना कंटेंट दोगे, कंटेंट दे दो इसको, बाकी बाद वो ऑटोमेटिक इस तरीके से गैप आ जाएगा। समझ में आया तो बन जाएगा आगे, ठीक है, बन जाएगा। आते हो आईटी में, और अगर आपको लगता है कि सबसे बेस्ट ट्रेनिंग कहाँ पे और किस तरीके से मिल सकती है, तो उसके लिए सीएनसी वेबल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको वो हर हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है जो आपको जॉब के लिए चाहिए। तो आप अपना करियर यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। अगर इसको अगर समझा जाए कि अगर हमें जॉब क्यों और किस तरीके से मिले, जो आपका ड्रीम जॉब है वो जॉब आपको किस तरीके से मिले, तो बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करो कि एक जॉब के लिए क्या चाहिए होती है, तो जॉब के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका डेप्थ टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, आपको जस्ट सुपरफिशियल ट्रेनिंग नहीं होती है, डेप्थ ट्रेनिंग होती है, प्लस असाइनमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होती है। मीन्स आज जो ट्रेनर ने बताया उसके असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स करके आपको भेजना पड़ता है, वो असाइनमेंट्स का फिर रिप्लाई आता है। तो इस तरीके से असाइनमेंट्स, आज का असाइनमेंट आप करना होता है, कल परसों सेम। अगर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स बना के सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस कराई जाती है। तो डेप्थ में टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होता है, जैसे हमें पता चले कि आईटी कंपनी में किस तरीके से काम होती है, वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम होती है। इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्लासेस और वीकेंड्स को रहता है, ताकि जैसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू के प्रिपरेशंस, अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे भी होते हैं कि चलो वो मुझे पता है बट हमें बोलना नहीं आता है, या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसके लिए ये हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर भी दे देते हैं। अगर उतना भी अगर आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो अराउंड 60-70% इंटरव्यू के क्वेश्चन के आप आंसर कर सकते हो, तो वो भी हम लोग आपको देते हैं। देन सर्टिफिकेशंस, हम लोग जो है ऑलरेडी ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, जो सीएनसी वेबल है, ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ऑथराइज है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज है। एंड जो तीसरी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड है, जो आपको आउट ऑफ इंडिया अगर आपको जॉब के लिए जाना है तो आप वहां पे भी आप दिखा सकते हो। तो तीनों सर्टिफिकेशन से ऑथराइज है सीएनसी वेबल, तो आप यहाँ का सर्टिफिकेशन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। देन इंटरव्यू कॉल्स, फिर जैसे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशंस का प्रिपरेशन हो जाता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसका प्रिपरेशन हो जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू कॉल स्टार्ट होता है प्लेसमेंट्स के लिए। तो अगर आप इसको अगर अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो हर चीज हम लोग कराते हैं जो आपको जॉब के लिए चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए आपकी तरफ से, सिर्फ आपका एफर्ट्स। अगर डेली कम से कम 3-4 घंटे भी आप देने को तैयार हो, एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ, तो 100% आपको जॉब मिलेगा। हाँ, तो इसलिए अगर इस कमिटमेंट के साथ आप करते हो, तो आप आराम से यहाँ पे कोई भी कोर्स जो ऑफर सीएनसी में की जाती है, वो कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। सपोर्ट लगता है, जैसे सीएनसी वेबल का डेवलपमेंट सेंटर भी है, अगर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट लगता है तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप एक वन वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर सपोर्ट मिल जाएगा जो जॉब के लिए। तो आप इसको वो अंडरस्टैंड करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर कहीं पे जॉब के लिए जाने के लिए, और अगर आपको नहीं पता है कि सबसे बेस्ट क्या होगा, तो अब मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि सीएनसी एवल का जो प्रोग्राम है ये कम्प्लीटली अपग्रेडेड प्रोग्राम है, जो एआई इंटीग्रेटेड फ्रंट एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। यहाँ पे सिर्फ जो ट्रेडिशनल वे से ट्रेनिंग होती है वो नहीं है, यहाँ के जो कोर्स कंटेंट है वो कम्प्लीटली एआई बेस्ड है। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML5, CSS3, jQuery, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट जेएस जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस लोग जो है जावास्क्रिप्ट से भी पूछते हैं। टेलविन जो सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। गिटहब जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उस प्रोजेक्ट्स बनाते हो बट उसको डिप्लॉय कैसे करते हो वो भी हम लोग आपको बताते हैं। प्लस एआई टूल, जैसे एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आप एआई टूल को किस तरीके से यूज करोगे वो भी हम लोग आपको यहाँ पे सिखाते हैं, ताकि आप मार्केट के साथ आप कदम से कदम मिला के आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आंसर कर सकते हो। तो इसलिए ये कोर्स जो है एआई फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है इस कोर्स के लिए।
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, जैसे कंपनी में हम लोग काम करते हैं सेम उसी तरीके के आपको प्रोजेक्ट्स पे आपको काम कराया जाता है। अगर देखा जाए तो इस कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्स 3 to 4 मंथ्स टाइम में, थोड़ा सा 1-2 वीक आगे पीछे होता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स पे उस बैच के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग रहती है। फीस इसकी 15,000 होती है, 15,000 रुपये फीस होती है। मोड ऑफ ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है, जूम पे क्लासेस होते हैं, आपको यहाँ पे कराया जाता है। तो अगर आप सोचते हैं कि सीएनसी वेबल ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इसका मैं कुछ आपको रीजन बताता इस चीज को अगर आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए कि सीएनसी वेबल बाकी के ट्रेनिंग सेंटर से क्यों अलग है। देखिए, नॉर्मली ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, जो कि जूम पे नॉर्मली क्लास होते हैं, और ये सबके क्लास के रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती है। फिर भी ट्रेनिंग जो है ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। कुछ भी आपको असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, तो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनर करके बताते हैं। अगर आप कुछ प्रोग्राम रन कर रहे हो तो डेस्कटॉप पे स्क्रीन शेयर होते हैं, स्क्रीन शेयर करके वो आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग आपको कराई जाती है। लाइव प्रोजेक्ट्स रियल टाइम होता है। रियल टाइम कैसा, जिस तरह के क्लाइंट प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं आईटी कंपनी में, सेम उसी तरीका से काम होता है। क्योंकि सीएनसी वेबल का भी एक डेवलपमेंट सेंटर है, तो हम लोग चाहते हैं कि रियल टाइम एक्सपोजर आपको मिले। इसलिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग एक क्लाइंट के, कुछ क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको साथ शेयर करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट होते हैं। जो भी क्लास होता है इसका प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाता है। जैसे आप अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, और उसे लॉगिन करने के बाद सारे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशंस होती हैं, जीडी होता है, फिर लाइक आपका डिबेट सेशंस कराई जाती है। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस होते हैं। फ्री इंटरव्यू के प्रिपरेशंस में आपको सारे क्वेश्चन आंसर दी जाती है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, फिर आपको वो मॉक इंटरव्यू कराई जाती है, जो क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दी जाती है। मॉक इंटरव्यू का भी आपको प्रिपरेशंस आपको कराए जाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जो इंटरव्यू कॉल्स है, ये आपको अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स रहती है टिल द प्लेसमेंट, जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती है। सर्टिफिकेशंस ऑलरेडी होता है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशंस, और हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसलिए आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलती है। हमारे यहाँ का जो सीएनसी वेबल का मेनली जो अगर देखा जाए तो एक्सपर्टीज है। रूल है कि कोई 10 इयर्स प्लस का जब तक कि वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो ट्रेनर नहीं बन सकता है। तो आपको कोई भी ट्रेनर आपको मिलेंगे लगभग 10+ इयर्स का एक्सपर्ट रहेगा, वही आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, ताकि डेप्थ में आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, एंड सैटरडे संडे इंटरव्यू प्रिपरेशन होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। बाकी के जो टेक्निकल राउंड कैसे निकालना है, एचआर राउंड कैसे निकालनी है, रिज्यूमे कैसे बनानी है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है, सैलरी निगोशिएशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको वीकेंड्स को हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको सेशंस देते हैं। ये कोर्सेस जो है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के अंदर है। प्लेसमेंट असिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, आपको जॉब जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको हमारे एंड से कॉल प्रोवाइड की जाएंगी। एंड जो इंटरव्यू कॉल्स जो आपको प्रोवाइड की जाती है हर बैच का अगर देखा जाए परसेंटेज रेशियो, तो अराउंड 75 to 80% हमारे बैच में हर बच्चे प्लेस्ड होते हैं अराउंड। तो इसलिए प्लेसमेंट रेशियो बहुत हाई है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो प्लेसमेंट्स का आपको कहीं पे सोचने की जरूरत नहीं है, 100% आपको प्लेसमेंट्स मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चंस भी रहता है कि जो स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं तो एवरेज पैकेज क्या, अगर आप ग्रुप में हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो या फिर अगर यूट्यूब पे भी अगर देखोगे तो एवरेज पैकेज 4 लाख से लेके 6 लाख 7 लाख के पैकेज पे एवरेज होते हैं। मैक्सिमम पैकेज तो ऐसे 12-13 लाख से ऊपर भी गए हैं, तो वो भी होते हैं। अगर सबसे कम पैकेज आए तो स्टार्ट 15 to 16,000 से भी स्टार्ट होती है, बट एवरेज पैकेज 4 lakhs to 6 lakhs के होता है कि अगर स्टूडेंट्स एवरेज स्टडी करता है तो। अगर आप भी अगर एवरेज स्टडी करने के लिए चाहते हो तो भी आप इस पैकेज में आप आ सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको कराते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जॉब के लिए जो भी चीजें लगता है वो हम सारी चीजें कराते हैं। सिर्फ आपको अच्छे से स्टडी करना है, फोकस्ड होकर स्टडी करना है, और आपके लिए जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स के पास स्टडी गैप है, जैसे मान लो कि 2 साल पहले उन्होंने ग्रेजुएशन हुआ है या एमसीए हुआ है, या फिर कभी कभी कैसा होता है कि
लाइक लड़कियों के केस में शादी हो गई, गैप हो गया, या फिर कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस केस में गैप हो जाता है, फिर भी, या फिर नॉन आईटी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आईटी में आना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस होता है। इस केस में हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, जो करियर एक्सपर्ट टीम है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी। ऐसे ही आपको कोई कोर्स रिकमेंड नहीं करेगी, आपको प्रॉपर गाइड करेगी कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी, पैकेज कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीज बताएंगे। तो जो सपोर्ट का जो नंबर दी जाती है, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 नंबर, इस 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो हमारी सपोर्ट टीम है उनसे, जो करियर एक्सपर्ट है, वो आपको के साथ वो सपोर्ट टीम कनेक्ट करेंगी और वो आपको गाइड करेंगे। तो आप एज ए फ्रेशर हो फिर भी आप अच्छे से जॉब मिल सकता है, अगर आपका एकेडमिक गैप है फिर भी आपको अच्छे से जॉब मिल सकता है। अगर आप एक ओवरव्यू करना चाहेंगे कि जब जो भी पोर्टल आपको एक्सेस मिलता है तो आपको किस तरह का रहेगा, तो जैसे मान लो कि ये कोर्स के एक्सेस है, आपको ये सारे रहेंगे, आपको ये सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, HTML5, CSS3, इस तरह के सारे वीडियोज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसे अलग अलग कोर्स का अलग अलग वीडियोज रहते हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स के होते हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट के सेशंस होते हैं, आपको सारे वीडियोज अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप लॉगिन, आपको जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको वो यूजर नेम पासवर्ड आपको दी जाती है, वहां से आप लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारे कोर्सेज के भी यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड के लिए, बाकी आपको देखो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिस्ट रहते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स में क्या क्या कराए जाते हैं वो भी रहता है, रिएक्ट कौन सा पार्ट है, प्रोजेक्ट्स है। तो A to Z जो भी क्लासेस होते हैं, A to Z रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप स्टडी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ये कम्युनिटी के एक्सेस होते हैं, जो कम्युनिटी के एक्सेस में अगर आपको जो भी क्लासेस होते हैं या मॉक इंटरव्यू होते हैं, इंग्लिश के सेशंस होते हैं, यहाँ पे आपको अपडेट की जाती है। जैसे आप देखा जाए तो यहाँ पे अपडेट आएगी, वी आर लाइव डिबेट सेशन 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आपको यहाँ पे जूम का लिंक दे दी गई। अभी वहाँ पे अगर मान लो कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि HR इंटरव्यू के सेशंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी है, मॉक इंटरव्यू हुआ, इंग्लिश के सेशंस हुआ, सारी चीजें कम्युनिटी पे आपको अपडेट हो जाती है। इसके साथ साथ आप जैसे एडमिशन्स लेते हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है जो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में जैसे ट्रेनर ट्रेनिंग लेते हैं तो यहाँ पे आपको नोट्स आपको देते हैं, बाकी के जो क्लास के अपडेट्स भी आपको यहाँ पे भेजा जाता और आपको जो भी क्लासेस के अपडेट्स रहते हैं यहाँ पे आपको दी जाती है। तो जैसे आप एडमिशन्स लेते हो तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है एक्सेस। अगर ये पूरी प्रोसेस को जो मैं आपको समझाया हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताई जाती है कि आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग कैसे होती है, आपको प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशंस होते हैं, बाकी सारी चीजें आपको कराई जाती है। अगर आप देखना चाहेंगे कि ओपनिंग्स किस तरीके से मिलती है तो हमारे अलग से कम्युनिटी ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे ओपनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाती है। एक ही दिन में देखा जाए तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हर बैच वाइज जो है एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको ओपनिंग्स आपको दी जाती है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक ऐसे जावा का ड्राइव यहाँ पे मिलता है, फ्रंट एंड का मिलता है, टेस्टिंग के ड्राइव्स आपको मिल जाते हैं। ऐसे जो भी आपका कोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप में दी जाती है, और इसी ग्रुप में आपको अपडेट भी किया जाता है कि कौन सा कोर्स, कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं और कितना राउंड हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट की जाती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एडमिशन्स करना चाहिए तो जो दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और एडमिशन्स लेके आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।